अरे मुंह से कैमरा हटाइए, थोड़ा दूर रखिए यार। आप मेरे को भी परेशान कर दे रहे हैं, इनको भी परेशान कर दे रहे हैं। कौन मुंह के सामने ऐसे कैमरा, जो आपका काम है करिए। तो आपका JRF है कि नेट है यहाँ पे? JRF है। कितना पैसा मिल रहा है भैया? किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो आप? मेरा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। बिहार टू दिल्ली, तो क्या सोच के ये टॉपिक लिया आपने? रिसर्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कुड एवर अचीव इन योर एकेडमिक लाइफ। और जाति की समानता, उसका क्या एक्सरसाइज होता है बढ़िया से? क्या सारी जाति एक समान है? क्या आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जो सवर्ण क्लास है, क्या उठा करके घर में आज भी अपने गिलास में पानी पिला सकता है या पिलाता है? क्या समाज में समानता महिलाओं को दे दी गई है, परोस दी गई है? जितना इक्वल कंट्रीब्यूशन मैन का है उतना वुमेन का भी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं कभी नहीं मानूंगा भी। ने आपको डराया तो नहीं? अरे नहीं, मतलब इस तरह से माइक वाइक के साथ मेरा पहला है, तो ऐसा पहला लग रहा एक्सपीरियंस है। हाँ, पहला। मुझे लगा कि इस टॉपिक को ह्यूमन राइट्स से इंटीग्रेट करके देखना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। स्टूडेंट एक्टिविज्म या स्टूडेंट पॉलिटिक्स जरूरी है कैंपस के लिए, या बंद करवा देना चाहिए ये सब पॉलिटिक्स, दीवालों को गंदा करना? नहीं नहीं, ये अरे सब बिल्कुल AI पे हम फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं आगे आने वाला युग? ऐसा लगता है कि सच में AI भयावह है। देखिए भाई साहब, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, फिर ये हम कैमरा बंद करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले ये खा लीजिए। पता चला मैंने आपको खाने भी नहीं दिया। एक मेरा भी खाने का मन कर रहा है उसमें से, लेकिन आधा मैं खाता, मैं दे दूंगा आधा आपको। आप अपने दोस्त को दीजिए, नहीं गुस्सा हो जाएंगे तो पता चला लगे कहें कैमरा हटाओ, लगे पीटने मेरे को। बैठ जाऊँ साइड में? आप बैठे रहो जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? अभिनव आनंद। कहाँ से हैं सर आप? मैं बिहार से हूँ, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण, बिहार। जी। कैसा है बिहार अभी आपका, नीतीश सरकार वाला बिहार? जैसे बचपन से लेकर आज तक जो मैंने बिहार देखा उसमें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है शायद, जैसे कि रोड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार इस मामले में कह सकते हैं कि लोगों में बहुत सारा अवेयरनेस आ गया है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ ये है, लेकिन अब शिक्षा का जो महत्व सरकार दिखाना चाहती है उस तरह से लोग नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि मतलब सरकार चाहती है कि खासकर लड़कियों को शिक्षित करें, लेकिन वह एक दायरे में सीमित होकर रह गया है वोट बैंक को लेकर। जैसे कि अब सिर्फ साइकिल देना या जो भी लाभ मिलता है सरकार के द्वारा, तो बच्चे उसी दायरे में रहकर शिक्षा लेना चाहते हैं, शिक्षा के असली महत्व को नहीं समझ पाते हैं मेरे ख्याल से। और नीतीश सरकार अच्छा कर रही है? मैं तो नीतीश सरकार के फेवर में ही बोलूँगा। जैसा कि मैंने बचपन में देखा है, जो मैंने देखा है खुद अपने लाइफ में देखा है, बिजली की कमी रहती थी, रोड की कमी रहती थी, लेकिन अब तो मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। अभी इन्होंने पार्टी बदल दिया तो बहुत न्यूज़ ट्रेंडिंग में चला गया था। आप बिहार से हैं इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, वो बदलाव होता रहना चाहिए, लोग इधर उधर बदलते रहे हमेशा ना? नहीं, बदलाव होते रहना चाहिए, लेकिन एक ईमानदारी भी होना चाहिए, जनमत का भी सम्मान होना चाहिए। और हमको जहाँ तक मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि नीतीश कुमार ने गलत किया है। जनमत का सम्मान होना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों का एक अपेक्षा होता है कि जब वो वोट देते हैं तो सरकार से उनकी अपेक्षा रहती है कि ये पर्टिकुलर सरकार हमारे लिए काम करेगी। और जब सरकार बदलती है तो लोगों की अपेक्षाएं भी खत्म हो जाती हैं, लगता है कि मेरा जो वोट गया है वो निरर्थक हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से नीतीश जी का यह डिसीजन सही नहीं था। इससे क्या बिहार को नुकसान होगा? कि नुकसान नहीं होगा, ऐसे ऑर्डिनरी जैसे चल रही थी दिन वैसे ही चलेंगे सब कुछ? नुकसान एज सच हम नहीं बोल सकते हैं। जैसे अब दो खेमा है, अब राजद खेमा कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, जो कि इस समाज में दिखता भी है कि बहुत सारे रोजगार उत्पन्न हुए। रोजगार इन द सेंस कि बहुत सारे अचानक से जो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा नौकरियां आ गई, शिक्षक बनने लगे लोग, तो उसका क्रेडिट ले रहे थे, ऐसा नीतीश जी बोल रहे थे। लेकिन क्रेडिट लेना अलग बात है और समाज में रोजगार देना अलग बात है। और मेरे ख्याल से मतलब वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा था। कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं होने जा रहा है। और नीतीश सरकार ये भी बोल सकती है कि केंद्र सरकार के साथ, जो केंद्र में बीजेपी है, तो उसके साथ मेरे आने से विकास की गति बढ़ सकती है। तो डबल इंजन लगा लेंगे। हाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है। अच्छा, आप JNU में बैठे हुए हैं, तो JNU में आप किस कोर्स में इनरोल्ड हैं? मैं सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। ये मास्टर्स का कोर्स है? नहीं, PhD का। आप PhD कर रहे हो? मास्टर्स और UG कहाँ से किया आपने? मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था, DU से, समाज कार्य विषय में। ओके। तो PhD में कब इनरोल्ड हुए आप यहाँ पे? मैं 2021 में, वैसे मेरा एडमिशन 22 में हुआ, कोरोना के कारण लेट हो गया था। ओके। रिजल्ट 21 का ही है। तो PhD में
तो पीएचडी की बातें करें क्या आपसे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं ना? बिल्कुल। स्वतंत्र हैं आप? अरे बिल्कुल। चलिए भाई साहब स्वतंत्र हैं। जैसे पीएचडी में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, हाँ, मैंने अपना यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, बिल्कुल फिर मैंने एक पेपर भी यहाँ पे भर दिया कि मैं आऊँगा यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। बिल्कुल। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं और कैसे प्रपोजल हमें बना करके लाना चाहिए? प्रपोजल आपका सब्जेक्ट के अनुसार उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस विषय पे रिसर्च करने जा रहे हैं उसका, जैसे आप पीएचडी में आ रहे हैं रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे डोमेन का नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अब कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया और चले आए। जैसे कि मेरा हुआ था इंटरव्यू, तो उस समय मैं दो यहाँ पे सेंटर में मैंने इंटरव्यू दिया था, इन्फॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़ और मेरा जो अभी जिसमें है। ओके। तो इन्फॉर्मल सेक्टर लेबर स्टडीज़ वाले में मेरा ज़्यादा इंक्लाइनेशन था, मैंने उसका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था। फिर भी सर ने कुछ ऐसा पूछा जो मुझे पता नहीं था। कुछ थिंकर्स के नाम पूछ दिए, कुछ रिलेटेड आर्टिकल्स का नाम पूछ दिए कि तुमने ये पढ़ा है कि नहीं, जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं पढ़ा था। तो बहुत ज़्यादा इनर डेप्थ होना आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी टॉपिक बना रहे हैं रिसर्च का, उससे होना जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मतलब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप विश्वविद्यालय और देश को कुछ नया देने वाले हैं, उसी पे एनआईआरएफ की रैंकिंग डिपेंड बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। तो आपको बेस्ट कुछ बढ़िया देना होगा और दिखाना होगा कि मैं उस लायक हूँ बिल्कुल। कि आप हमें सुपरवाइज़र वो चुने और हम रह मैं सकें। हाँ यहाँ पे रहने के लायक हूँ। मेरा इस सब्जेक्ट पे मतलब ज़्यादा झुकाव है और मैं इसके बारे में ज़्यादा अच्छा से जानता हूँ। तो ऐसा आप जब ऐसे प्रोफेसर्स को लगेंगे तब आपको मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके। आप घबरा तो नहीं रहे? पहले तो इंटरव्यू दे चुके होंगे आप। अरे मुंह से कैमरा हटाइए, थोड़ा दूर रखिए यार। आप मेरे को भी परेशान कर दे रहे हैं, इनको भी परेशान कर दे रहे हैं। कौन मुंह के सामने ऐसे कैमरा, जो आपका काम है करिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, लेकिन हमें किसी को, हमने आपको डराया तो नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल डराएंगे क्यों, हम लोग डरते नहीं किसी। लोग ऐसा तभी शर्माते हैं, हेजिटेट होते हैं जब, या फिर वो शादी वादी के लिए जाते हैं पहली बार लड़की देखने, या तो वो कुछ ऐसी चीज पॉलिटिकल मतलब इस तरह से माइक वाइक के साथ मेरा पहला है, तो ऐसा पहला लग रहा एक्सपीरियंस है। हाँ, पहला एक्सपीरियंस है। कभी ऐसे माइक मीडिया के सामने बाइक नहीं दिया आपने? नहीं। तो पहला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। कभी सोचा था आपने कि चाय पीते पीते एक माइक सामने पड़ जाएगी और हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा? ब्लैक कॉफी है, ओ माय गॉड। बताइए, ब्लैक कॉफी कैसी बनी है? ब्लैक कॉफी अच्छी है। और भी बेहतर बनाई जा सकती है क्या ये? मैं तो अभी नया पीना शुरू किया हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। हेल्थ पर्सपेक्टिव से अच्छा है। हेल्थ किस तरीके से ब्लैक कॉफ़ी हेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा होता है, कुछ पता? मैंने ऐसा पढ़ा है कि मतलब फैट्स कम होते हैं इसके थ्रू, तो थोड़ा सा कितना फैट करोगे कम भैया? अरे मेरे इनका देखिए कितना ज्यादा, ये तो सुपर फिट है। उनको आप बोल रहे हो, उनका देखिए। अच्छा, यहाँ पे पीएचडी में जब कोई आता है, जैसे कितनी सीट है लगभग यहाँ पे? सेंटर वाइज डिपेंड करता है, सारे सेंटर्स के आपके अलग-अलग। सेंटर में कितनी होगी? मेरे समय जब एडमिशन हुआ था तो 7 ही था, अभी तो और घट के 4 हो गया था इस बार। तो सेंटर वाइज डिपेंड करता है, मुझे सारे सेंटर का पता नहीं। तो अब आप जैसे पीएचडी में इनरोल्ड हो गए हो, कुछ साल भी बीत चुके हैं, जी। तो क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी? दिनचर्या क्या रहता है आपका जेएनयू में एज अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर? मैं तो सुबह से उठकर पेपर पढ़ता हूँ पहले। ओके। फिर उसके बाद सुपरवाइज़र से मिलने जाता हूँ, अगर हमको सुपरवाइज़र से कोई इनपुट लेना होता है रिसर्च टॉपिक को लेकर, या फिर कुछ मदद की ज़रूरत होती है, एडवाइस की ज़रूरत होती है, मेथोलॉजी क्या है उसके बारे में जानकारी लेनी होती है, तो सुपरवाइज़र से पूछते हैं। फिर और सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू अभी कर रहे हैं, उस पर पढ़ाई चल रहा है। ओके भैया, 2-3 चीज़ें भूल गए आप। खाना भूल गए आप, या आपने खाना वाना खाया? पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछे ना, इसलिए मुझे लगा कि इस पे ही फोकस करते हैं। खाना वाना यहाँ बढ़िया मिल रहा है? हाँ, खाना रिसर्च हो अच्छा जाएगा है। उस खाने पे? बिल्कुल। अब अरे मेस वालों को तो कम से कम खुल के डांटिए कि मेस वाले बढ़िया खाना खिलाएं। आप किस हॉस्टल में रहते हैं? मैं कावेरी में रहता हूँ। कावेरी में? कुछ दिन बाद आदत हो जाती है ना, तो अच्छा लगने लगता है। वही मजबूरी, बाद में क्या कहें, अब मजबूरी है तो खाना ही पड़ेगा। बाहर भी रह सकते हैं लेकिन नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंपस में रहने से फ़ायदा होता है। लाइब्रेरी आना जाना आसान रहता है। कैंपस का कल्चर आपको कैसा लगा? कैंपस का कल्चर तो बहुत अच्छा है, बहुत इनर्जेटिक एक तरह से मैं बोल सकता हूँ एकेडमिक के क्षेत्र में। कैसे मतलब सभी यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी का माहौल जाके देखिए, लगता है कि सब एक दूसरे से मतलब ऐसा इनडायरेक्ट वे में सब पढ़ाई कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कंपटीशन दिखता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो एक ऐसा माहौल रहता है जो कि बाहर में शायद नहीं मिलता है। जैसे सुदूर इलाकों में, जैसे बिहार में है, तो ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है। अब लाइब्रेरी जगह जगह खुलने लगी है, तो लोगों को मतलब इस तरह का माहौल मिलना शुरू हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे जैसा माहौल है शायद
बाहर में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू जैसा माहौल कहीं भी नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी नहीं होगा। क्या भाई साहब? बहुत सारे फैक्टर्स को अगर हम इनकेस करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा कहीं पे नहीं है, लेकिन पढ़ाई के मामले में बोल रहा हूँ। पढ़ाई के मामले में और सारा फैक्टर क्या है, वो सब चीज़ें आपको और सारी फैक्टर पसंद आती हैं कभी? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है आपस में, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके बातें होती हैं, इससे हमारा वैचारिक जो मतभेद है उस पर भी खुल के बात होता है, तो उससे हमारा ज्ञान का मतलब विकास होता है। स्टूडेंट एक्टिविज़म या फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स या हिंदी में बोले तो छात्र संघ, डीयू में भी बढ़िया चलता है, जेएनयू में भी चलता है, लेकिन 3-4 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट एक्टिविज़म या स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज़रूरी है कैंपस के लिए, या बंद करवा देना चाहिए ये सब पॉलिटिक्स दीवालों को गंदा करना? नहीं, ये अरे सब बिल्कुल, यहाँ से हम जो हमारे समाज में जो चीज़ें हैं, हाँ। उसको लेकर हम लोग आवाज़ उठाते हैं। स्कूल स्टूडेंट पॉलिटिक्स सिर्फ स्टूडेंट तक सीमित नहीं रहता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज आती हैं, जो कि जैसे एनईपी था या भी जो भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर छात्र संघ जो भी है, डिफरेंट छात्र संघ है यहाँ पे, वो लोग अपना आवाज़ उठाते हैं। उसको लेकर हमारे समाज में एक मैसेज आता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे किसी चीज़ को लेकर तो लोगों के पास मैसेज ही नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता। तो उसको लेकर छात्र जो यहाँ पे गतिविधि करते हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आपका सोशल एक्सक्लूजन में क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो आप? मेरा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। बिहार टू दिल्ली, तो क्या सोच के ये टॉपिक लिया आपने? मेरा टॉपिक इसलिए था, मैंने शुरुआत में जब टॉपिक चुना था तो मैं कोविड से रिलेटेड टॉपिक पे काम कर रहा था। उस समय महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो मार्केट में कम हो गया था। हाँ। लेकिन उस पे ज़्यादा मुझे लिटरेचर मिला नहीं अच्छा तरीके से, तो फिर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। मैं हमेशा से चाहता था कि माइग्रेंट वर्कर्स या महिलाओं को लेकर कोई किसी टॉपिक, इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड किसी टॉपिक पे काम करना चाहता था। तो कोरोना काल में जब हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा माइग्रेंट वर्कर्स के साथ माइग्रेट कर रहे थे लोग वहाँ से, बहुत तो दिक्कत हो उनकी रही थी। दिक्कत देख के मुझे लगा कि इस टॉपिक को ह्यूमन राइट्स से इंटीग्रेट करके देखना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब इतना ज़्यादा समाज में हमारे इनइक्वालिटी है कि हम लोग आराम से घर में हैं और माइग्रेंट वर्कर्स लोगों को अपने जीवन के लिए खुद से ही देखना पड़ रहा है मतलब। तो उसको लेकर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे काम करना चाहिए, तो ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है। हमारे अगल बगल कुछ दिन पहले एक बातें चल रही थी कि जो एआई है, एआई के बारे में हम सभी लोग हल्का हल्का जान रहे हैं। तो किसी ने बोला कि ये जो एआई है वो एक दिन लेबर फोर्स को एकदम ख़त्म कर देगी, किसी को काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 100% काम एआई कर ले जाएगी। तो क्या लगता है कि अब लेबर फोर्स या फिर लेबर की मदद नहीं पड़े, हमें ह्यूमन लेबर का मदद नहीं लेना पड़ेगा, जैसे आपका टॉपिक है? तो क्या लगता है एआई पे हम फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं आगे आने वाला युग? मैंने इस पे 2-3 आर्टिकल पढ़ा था और मुझे ऐसा लगता है कि सच में एआई भयावह है। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि इवन न्यूज़ एंकर्स भी अब एआई के थ्रू अब न्यूज़ देना शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में, और टेस्ला के जो चीफ हैं एलन मस्क, उन्होंने भी इस बात को लेकर अपना संभावना जाहिर किया है कि आने वाले समय में एआई ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। तो अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, एआई का हमारे समाज जीवन में निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा निश्चित रूप से। कंट्रोल और अनकंट्रोल, मुझे लगता है कि डिपेंडेंसी पे फ़र्क, आप जितना जिस पे डिपेंड, अगर आप बगल वाले बैठे भाई साहब पे रोज़ डिपेंड होने लगे तो एक दिन वो आपको कंट्रोल भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपना जब ह्यूमन विल किसी और के थ्रू कंट्रोल होने लगता है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा यूथ अभी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। जैसे हम बहुत सारे यूथ हैं जो चाहते हैं कि मैं मोबाइल कम फ़ोन देखूं, ज़्यादा लैपटॉप ना यूज करूं, लेकिन उनको ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम खोलना पड़ता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना पड़ता है, अपना स्टेटस लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एआई हमको आजकल कंट्रोल करना शुरू कर दी है। हम खुद से अपने मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल मेरा मोबाइल फ़ोन हमको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे हम कुछ बातें कर रहे हैं, एप्पल में तो ये नहीं होता, आप एप्पल धारक हैं। एंड्रॉयड में ऐसा होता है कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एज अ ऐड दिखाने लगता है। तो जो भी बातें हम लोग करते हैं उससे रिलेटेड मार्केटिंग के जो भी सामान है, कपड़े हैं चाहे जूते हैं, वो सब आने लगता है। वैसा कंटेंट भी आने लगता है। आप 10 बार राहुल गांधी बोलोगे, 3 बार मोदी बोलोगे, वो भी आएगा। तो जैसे लगता है कि कोई फ़ोन के पीछे बैठ करके एकदम कान लगा के सुन रहा है और सबको सुन रहा है, किसी को छोड़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि अभी भैया को सुन रहा है, मेरे को नहीं सुन रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एज ए रिसर्चर आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो यूजी और पीजी करते हैं फिर रिसर्च में आते हैं?
मैसेज इन द सेंस, अगर उनका इंटरेस्ट है रिसर्च को लेकर, तो मतलब मेरे ख्याल से रिसर्च इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कुड एवर अचीव इन योर एकेडमिक लाइफ। Okay. अगर आप रिसर्च डोमेन में आ रहे हैं तो मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड नहीं रहता है, हाँ। सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहता है। आप रिसर्च करने के दौरान जीवन के बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं। लाइफ को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिसर्च करना है, कैसे अगर कोई एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी देखना है। कोई एग्ज़ाम आ रहा है, चाहे जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं कि यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं रिसर्च करते वक्त, तो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग बहुत अच्छे से कर भी जाते हैं, तो ऐसा इस चीज़ लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे से आ जाती है। बहुत सारी डोमेन है लाइफ के जो कि रिसर्च के दौरान आपका पर्सनल लाइफ, आपका एज हो जाता है, शादी की उम्र हो जाती है, बहुत बच्चे शादी कर लेते हैं, बहुत बच्चे नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ को मैनेज करना होता है। तो ये सब देखने सीखने को बहुत कुछ मिलता है रिसर्च के दौरान। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पॉलिटिकल तो नहीं है लेकिन हम इनसे हमेशा घिरे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारी माँ है, बहन है, चाची हैं या मौसी हैं, बहुत तरीके के लोग हैं। महिलाओं पे ये सवाल है, क्या समाज में समानता महिलाओं को दे दी गई है, परोस दी गई है? जितना इक्वल कंट्रीब्यूशन मैन का है उतना वोमेन का भी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल, मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को लेकर, मैं कभी नहीं मानूंगा भी। बहुत काम करना भी बाकी है हमारे समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए। सिर्फ पॉलिसीज़ बना देने से महिलाओं का उत्थान नहीं होता है, उसको अमली जामा पहनाना जो बोलते हैं ना किसी पॉलिसी को, उसको धरातल पे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में मतलब इनडायरेक्ट वे में आज भी बहुत सारे इनइक्वलिटी है महिलाओं को लेकर खासकर। चीज़ें सुधरी है नो डाउट, लेकिन अभी सुधार होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे बहुत ऐसा- ज़्यादा। हाँ। डिसीजन मेकिंग अभी भी महिलाओं के पास नहीं है कि घर में हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। पिताजी डिसाइड करेंगे कि ये आगे चल के इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इसको कौन सा सब्जेक्ट स्कूल में लेना चाहिए। और महिला शिक्षा पे, क्या शिक्षा पे लोग उतना ज़्यादा जागरूक हुए हैं? लोग अपने बच्चियों को उस तरीके का ट्यूशन एजुकेशन देने जो प्रयास कर रहे हैं, दे पा रहे हैं? शिक्षा को लेकर लोग जागरूक तो हुए हैं, और महिला शिक्षा को लेकर पर्टिकुलर डोमेन में अगर हम देखें तो इसमें भी जागरूकता आई है, लेकिन और भी काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बेस ये चीज़ हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब जो जितना अच्छा घर से, मतलब अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो महिलाओं को पढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से, और जिनके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो उनके घर में महिलाएं बर्डन बन जाती हैं। उनका जल्दी से शादी कर दो, उनमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लगता है कि एक दिन इनका शादी हो जाएगा तो दूसरे घर चली जाएंगी। तो ये भी एक डोमेन है, इसको भी देखना चाहिए। तो जागरूकता तो आई है, लेकिन उतनी अच्छे से मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है मेरा कहने का। अच्छा, और जाति के समानता, उसका क्या एक्सरसाइज होता है बढ़िया से? क्या सारी जाति एक समान है? क्या आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जो सवर्ण क्लास है, क्या बैठा करके घर में आज भी अपने गिलास में पानी पिला सकता है या पिलाता है? नहीं, इसमें भी मैं कहूँगा कि अभी तक इस पे भी काम करना भी बहुत बाकी है। अभी भी समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, जातिगत असमानताएं तो अभी भी हैं, और इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए। क्यों ख़त्म करना ज़रूरी है? उससे हमारा देश का विकास रुका हुआ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ प्रिविलेज हैं, वो कुछ लोगों तक ही सीमित हैं। जो जातिगत जो बैरियर है वो बहुत बड़ा मतलब एक इम्पेडिमेंट का काम कर रहा है, उसको रोक के रखा हुआ है। अगर उसको ख़त्म कर देंगे तो चीज़ें समाज में जो समानता की हम लोग बात करते हैं वो आ जाएगी, और उससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। जैसे शिक्षित व्यक्ति ये सब बातें नहीं करता है, वो भेदभाव नहीं रखता है, न वो महिलाओं और पुरुष में रखता है, न वो जाति में रखता है, न वो स्टैंडर्ड में रखता है कि वो गरीब है, वो अमीर है। वो सबको एक बराबर ट्रीट करने के, वो जो फुल्ली, जो सेमी इंटेलेक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फुल्ली इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? सेमी इंटेलेक्चुअल मैं एक नया टर्म इजाद किया हूँ, बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। सेमी इंटेलेक्चुअल का मतलब हुआ जो बहुत ज़्यादा पढ़े भी हैं, मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। और उसमें कौन लोग आते हैं, आप नाम गिनने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम है। न दर्शकों को उस नाम से मतलब है, ना हम लोगों को मतलब है, लेकिन इस टर्म से ज़रूर लोगों को वाकिफ होना चाहिए कि सेमी इंटेलेक्चुअल इज़ अ टर्म विच कैन बी यूज्ड फॉर बहुत ज़्यादा जो पढ़ लिए हैं उनको, उनके लिए, जो हर चीज़ पे ऐसी सफाई प्रकट करते हैं जो होता है कि बस ठीक है, बस करो, अब मत बोलो। तो ये है सोशल एक्सक्लूजन। क्या करेंगे आगे चल के? मतलब रिसर्च तो ठीक है,
सोशल एक्सक्लूजन मतलब वाकई में व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट करूं तो क्या बोलोगे आप? सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हुआ है कैसे हमारे समाज में एक ढांचा बनाया गया है जिसमें कुछ लोगों को कुछ अधिक मतलब उनको अलग कर दिया गया है और कुछ चीज़ें कुछ लोगों तक सीमित रह गई हैं। हाँ। जैसे मार्जिनलाइजेशन एक टॉपिक है कि कुछ लोगों को वो अधिकार दिया ही नहीं गया है कि उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो उसको कैसे हम लोग एक इंक्लूड करना है उनको सोसाइटी में, कैसे सारे लोगों को समान बनाना है, इस चीज़ को लेकर मेरा पढ़ाई है। तो पढ़ाई तो गर्व है सोशल एक्सक्लूजन पढ़ के? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। ऐसा तो नहीं है बगल वाले रूममेट को देख के बोल रहे हैं कि अरे यार ये आपका सब्जेक्ट बढ़िया है और टॉपिक भी बेहतरीन है? नहीं नहीं, बिल्कुल इस सेंटर को मैंने कुछ सोच समझ के ही चुना था। और इस टॉपिक पे आप जो काम कर रहे हो माइग्रेंट्स वर्कर्स पे, ये तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पॉलिटिकल मुद्दा भी है एक तरीके से। तो आपको कहीं से कष्ट तो नहीं होगा? मैं बिहार के जिस इलाके से आता हूँ, हाँ। जिस गांव से आता हूँ, वहाँ पर पूरा गांव का मतलब 60% लोग माइग्रेट होकर दिल्ली ही आता है काम करने के लिए। तो मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस वाकिफ़ है इस टॉपिक को लेकर। तो मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अच्छा, तो आपका JRF है कि नेट है यहाँ पे? JRF है। कितना पैसा मिल रहा है भैया? 37 अभी मिल रहा है। 37? 45 लोग बोल रहे थे मिलता है। नहीं नहीं, 45 SRF होने के बाद होता है, अभी 37 है। तो ये 37 का क्या होता है? पढ़ाई में खर्च होते हैं, बहुत सारे बुक्स खरीदना पड़ता है, मेस बिल है। मेरे कई मित्र हैं वो वेट करते हैं, अरे यार अभी तक मेरा फेलोशिप नहीं आया, अभी तक मेरा फेलोशिप नहीं आया। सितंबर से अभी तक रुका हुआ है। रुका हुआ एक साथ तो मिलेगा ना सब? एक मान लीजिए कोई रुकेगा तो नहीं, ये ट्रेन कभी ना कभी प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी और जिस दिन आएगी एकदम हा के मिलेंगे, अब एक नंबर क्या बात है, धनी हो जाएंगे। तो वाकई में जैसे लोग बोलते हैं कि जो रिसर्च के पैसे होते हैं जो मिलते हैं हमें फेलोशिप पैसे, उनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करना चाहिए, उसको लेकर के कि पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, उसके लिए आते हैं। आप किताबें खरीदो, पेपर लेते हैं हम, जैसे बुक्स लेते हैं, मैगजीन्स कुछ लेते हैं, इंडिया टुडे सब खरीदते रहते हैं। तो उसमें जो पैसे लगते हैं, या बहुत सारे थिंकर्स का बुक खरीदना होता है जो बहुत महंगा भी होता है, तो उस सब में पैसे जाते हैं। होता है, खरीदते हैं आप? बिल्कुल अरे लास्ट मंथ ही कर देते। अभी ऑक्सफोर्ड का एक पब्लिकेशन का बुक आया था, सुखदेव थोराट का, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ही, सोशल ट्राइब जो शेड्यूल ट्राइब हैं और उनका कैसे एक्सक्लूजन हो रहा है मार्केट में, माइग्रेंट वर्कर्स के स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। बहुत अच्छी बात है। फिर तो लोग भगवान करे अपना रिसर्च का पैसा रिसर्च पे ही खर्चा करें तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। बाद में पैसे मिलेंगे, आप प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट, एसोसिएट, क्या क्या प्रोफेसर बन के बहुत जगह पैसा, अभी तो आपको बताया ही नहीं। जैसे अब पेपर प्रेजेंटेशन होता है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, आने जाने में, वहाँ पे रहने में। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पेपर पब्लिकेशन होता है तो वहाँ पे पब्लिकेशन का फी 5-5 हज़ार रुपये होते हैं, एक पेपर पब्लिकेशन का, तो सब देना पड़ता है खुद से। तो इसको ऐसे ही स्कीम थोड़ी ना बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि ऐसे जाओ तुमको फ्री में रुपये दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब उसका भी एक पैमाना होता होगा। कुछ लोग हैं कि इसको मतलब गलत तरीके से यूज करते हैं, नो डाउट गलत तरीके से इन द सेंस कि ज़्यादा इसको अपनी रिसर्च में नहीं लाते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ करिए। आप उन विद्या की सामग्री के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आप गलत तरीके से गलत चीज़ों को यूज़ करेंगे तो, और दिमाग का विकास सिकुड़ा रह जाएगा और सेमी इंटेलेक्चुअल का जन्म लेगा, नैरो माइंडेड। हाँ, फ्लैसिड और टर्जिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आप फ्लैसिड एंड टर्जिट 2 तरीके के सेल होते हैं, समझ रहे हैं आप ना? तो टर्जिट सेल कब होता है, फ्लैसिड सेल कब होता है? सिकुड़ जाएगा तो आप भी सिकुड़ जाओगे, आपका दिमाग भी सिकुड़ जाएगा, सोचने का दायरा सिकुड़ जाएगा, अगल बगल जो दोस्त रहते हैं वो भी सिकुड़े हुए मिलेंगे, तो आप उन जंजाल में फंस के रह जाएंगे। तो अपना एक्सपोजर अपने हाथ में है, जैसे कि अपना फेलोशिप का पैसा। बहुत अच्छा लगा। JNU में तो काफ़ी बढ़िया माहौल है, बहुत ही कम लोग हैं, बाहरी लोग अंदर घुस नहीं सकते हैं, तो ढेर सारा जो ट्रैफिक दिल्ली की होती है वो अंदर नहीं आती है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है। लेकिन पोल्यूशन हमें लगता है कि पूरा दिल्ली का JNU ही सोख रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे है और बहुत हरियाली है, अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसा माना जाता है, मतलब कुछ सीनियर्स मुझे बताएं, अभी तो मैंने इस बारे में कोई पढ़ाई नहीं की है, कि मतलब बाहर के एटमॉस्फेयर से यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कम रहता है गर्मी के दिन में, तो ठंडा भी ज़्यादा लगता है, गर्मी भी ज़्यादा लगता है। और लोग कहते हैं कि जो भी रिसर्च कर रहे लोग हैं वो क्लासेस भी लेते हैं ग्रेजुएशंस का या फिर लैंग्वेज कोर्सेज में ज़्यादा होती हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स के जो स्टूडेंट हैं
वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन की क्लासेज लेते हैं। आप भी क्लासेस लेने कभी गए हो? नहीं, मैं नहीं, मेरे सेंटर में मास्टर्स ग्रेजुएशन है ही नहीं। मास्टर्स ग्रेजुएशन सोशल एक्सक्लूजन यहाँ नहीं पढ़ाया जाता मास्टर्स में? नहीं, अगले साल सुन रहे हैं, अगले 2-3 साल में आ जाएगा मास्टर्स। आएगा। हाँ। चलिए। लैंग्वेज कोर्सेज में होते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जाते हैं क्लासेज लेने। ओके। देखिए भाई साहब, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, फिर ये हम कैमरा बंद करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई सिंसियरली सीरियसली प्रिपेयर करना चाहता है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो उसको किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, कैसे ध्यान देना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? कुछ गाइडेंस आप दे दो तो आप पीएचडी वाले वो लोग कहेंगे ये सवाल पूछा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, तो डिसाइडिंग पेपर 1 ही होता है। पेपर 2 का जो भी क्वेश्चंस आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर से ही आते हैं। मतलब ऐसा आता है कि आपको उस बारे में नॉलेज होता ही होता है। मतलब अगर आपने उस सब्जेक्ट का अच्छे से गहन अध्ययन किया हुआ है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत पेपर 1 में ही होती है, क्योंकि अगर उसमें आप 30 से ऊपर मतलब क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपके होने के चांसेस, जेआरएफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30-35 अगर मार्क कर देते हैं, क्योंकि पेपर 2 में तो एवरेज सभी के मार्क्स आते हैं, तो वो ज़्यादा डिसाइडिंग नहीं होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि मतलब एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले अपना सिलेबस दोनों पेपर का ख़त्म कर दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, मतलब पिछले 5 साल का कम से कम, पेपर 1 और 2 दोनों का, ताकि उनको एक डीप नॉलेज हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कभी कभी क्वेश्चंस ना पैटर्न बदल दिया जाता है कभी कभी। जैसे मेरा जब जेआरएफ हुआ था उस साल बिल्कुल पैटर्न अलग था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, लेकिन मेरा जो डीप नॉलेज था उसके कारण थोड़ा सा मुझे लगा कि हेल्प मिला, क्योंकि मैंने थॉरोली बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया था दोनों पेपर का, तो उसके कारण हेल्प मिला था। ओके, तो ये है पूरी कहानी। एक सवाल और पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछूंगा, बगल वाले भैया हंसने लगेंगे। मैं सोचा पूछूं भाई साहब से कि अब पीएचडी वेचडी तो होने जा रहा है, अब शादी वादी कब करेंगे? घर वालों ने शादी देख लिया कि आपने ही अपना देख लिया है? हमसे पूछ रहे हैं? अच्छा। अभी उस कंडीशन में नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता अभी के समय में। अभी मुझे रिसर्च कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद। तो समझाइए कुछ, हमारे माता पिता को बोल रहे हैं तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, शादी कर लो। नहीं, शादी जब तक, मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप पूरी तरह से स्टेबल हैं मेंटली, फाइनेंशियली तो है ही, मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को। तो अपने परिवार को अगर समय नहीं दे पाए तो फिर मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, एजुकेशनली और न जाने क्या क्या चीज़ों से स्टेबल होते तब तक उम्र बीत जाएगी। मेंटली हैरान होना पड़ता है, और ये सब सारी चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, मतलब सारा पासा उल्टा भी पड़ सकता है मैरिज के। इसीलिए तो सोशोलॉजी में पढ़ाई होता है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन इंडिया में धीरे धीरे बदलते जा रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। लोग, बच्चे अपने करियर के बारे में ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, तो अब मैरिज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना पहले ज़माने में दिया करते थे। अब उनके लिए करियर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैरिज के इंस्टीट्यूशन में चेंजेस आना शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने आपसे स्टूडेंट एक्टिविज्म में तो सवाल पूछा ही था कि यहाँ का छात्र संघ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए ना? चलना चाहिए। चलिए, तो ये सब सारे सवाल हैं। सोशल एक्सक्लूजन के भाई साहब मिले थे जिन्होंने हमें पीएचडी के बारे में सब कुछ बताया। लगे हाथ और भी सारी मजाकिया बातों पे चर्चा हुई। बगल वाले हमसे भी ज़्यादा हंस रहे थे। ठीक है, उनको अब एक नए वीडियो में देख सकते हैं। अभी में भी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग है, मैं सोचा कि खिचड़ी ना हो जाए। उठ के भाग रहे हैं, लेकिन मैं उनको पकड़ के लेके आऊँगा। वहाँ पहुँच भी गए वो। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नैन दासा। तब तक के लिए हिमांशु धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।